जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। साथियों, आज की क्लास हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रहेगी और इस क्लास के अंतर्गत हम तुगलक वंश को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। साथियों, इस क्लास में हम तुगलक वंश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे तुगलक वंश का संस्थापक, उनके प्रमुख शासक, उनकी आर्थिक नीति, धार्मिक नीति और उनके प्रमुख अभियानों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करेंगे और हर एक उस पॉइंट को क्लियर करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, इस क्लास से पहले हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की 3 क्लास आपके लिए चैनल पर प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, उसके बाद गुलाम वंश और उसके बाद खिलजी वंश को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करा दिया गया है। वो क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक सत्ता में रहता है और करीब 94 ईयर्स तक ये शासन करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से क्लियर हो जाता है कि वह सल्तनत काल का वंश जिसने सबसे ज़्यादा समयावधि तक शासन किया, तो वह वंश कौन सा है? तुगलक वंश है। ठीक है साथियों, तो तुगलक वंश ने 94 ईयर्स तक शासन किया, जो कि पूरे सल्तनत पीरियड का सबसे दीर्घकालिक शासन करने वाला वंश है। अब बात करते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की। तो साथियों, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना। तो साथियों, अब बात आती है कि गयासुद्दीन तुगलक कौन था। तो ये इस वंश से पहले, इस वंश की स्थापना करने से पहले खिलजी वंश का एक सेनापति था और इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह या खुसरव शाह भी बोल सकते हैं, उसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसको हम कहते हैं तुगलक डायनास्टी या तुगलक वंश। ठीक है साथियों, तो हमें पता चल गया कि गयासुद्दीन तुगलक कौन था। ये खिलजी वंश का ही एक सेनापति था जिसने अंतिम शासक खुसरो को मार दिया। ठीक है साथियों, और खुसरो को मार के नए वंश की क्या करती? स्थापना। अब इस गयासुद्दीन तुगलक का जो वास्तविक नाम है वो क्या है साथियों? वो है गाजी मलिक। इसे आप गाजी मलिक के नाम से पढ़ते हैं खिलजी वंश के अंतर्गत। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने की। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके 1320 ईस्वी में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की और इस वंश ने 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर शासन किया। इन्होंने 94 ईयर्स यानी कि 94 वर्षों तक शासन किया। यह सल्तनत काल में सर्वाधिक समय था। ठीक है साथियों, अब ये जो गाजी मलिक है या गयासुद्दीन तुगलक है, ये कौन थे? तो ये कोरानी या कनाना तुर्क थे। अब कोरानी तुर्क का मतलब है मिश्रित तुर्क थे। न तो ये इलबरी तुर्कों की तरह बहुत श्रेष्ठ थे, न खिलजी तुर्कों की तरह बहुत निम्न श्रेणी के थे। तो ये मिश्रित तुर्क थे। ठीक है साथियों, तो साथियों, आपने ये संक्षिप्त में तुगलक वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ली। अब हम इसके कुछ प्रमुख शासकों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके संस्थापक के बारे में जान लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक शाह। ठीक है साथियों, या गयासुद्दीन तुगलक भी बोल सकते हैं और इसने शासन किया है 1320 से 1325 तक 5 वर्ष। ठीक है, इसका वास्तविक नाम है गाजी मलिक और ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने नाम से पहले गाजी शब्द का प्रयोग किया, यानी कि इसने गाजी की उपाधि धारण की। इसकी माता एक पंजाब की जाट महिला थी और इसका पिता एक दास था। ठीक है, बलबन के समय का तुर्की दास था। मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक ने एक उपाधि धारण की, मलिक उल गाजी। इसके नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसने मंगोलों को पराजित कर दिया था और 1320 में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है साथियों, ये आप गयासुद्दीन तुगलक का पोर्ट्रेट देख सकते हैं। अब हम गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं।
गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान, इसके अभियानों की बात करें तो इसने पहला अभियान 1321 में शुरू किया था, फिर 22-23 में, उसके बाद इसने लगातार कई अभियान किए थे। तो इसने अपना पहला अभियान अपने पुत्र जोना खां को आप बाद में जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, ठीक है साथियों। तो इसने अपना पहला अभियान अपने पुत्र जोना खां के नेतृत्व में 1321 में तेलंगाना के लिए किया, जिसमें जोना खां असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। जोना खां इसमें कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसने अगले ही वर्ष 1322-23 में फिर अभियान किया वहीं तेलंगाना के लिए, जिसमें जोना खां सफल हो गया और उसने तेलंगाना को या वारंगल को दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया। तो 1322-23 में जोना खां ने पुनः वारंगल या तेलंगाना का अभियान किया और इस अभियान में जोना खां सफल रहा तथा वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब बात करते हैं कि जब इन्होंने तेलंगाना पर अधिकार कर लिया तो उसे ये बताने के लिए कि भाई हमने इस पर अधिकार किया है, तो उसका नाम बदल दिया इन्होंने, ठीक है। तो तेलंगाना या वारंगल पर तुर्कों का जब अधिकार हो गया तो उन्होंने इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा। वारंगल का नाम अब इन्होंने क्या रख दिया, सुल्तानपुर। एक काम आप इसके बारे में याद रखोगे कि इसने किसानों की सहायता के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया। तो किसानों की सहायता के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक तो वो है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है साथियों। और इसने भू राजस्व को घटाकर 1/10 कर दिया। इसने साथियों जो अपनी रेवेन्यू पॉलिसी बनाई, राजस्व पॉलिसी बनाई, उसको एक नाम दिया गया रस्म ए मियामी, ठीक है। तो रस्म ए मियामी पॉलिसी के तहत इसने राजस्व कर को, भू राजस्व को घटाकर 1/10 कर दिया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसने पहला अभियान अपना जोना खां अपने ही पुत्र के नेतृत्व में कहाँ किया, 1321 में तेलंगाना के लिए, लेकिन इसमें इन्हें असफलता हाथ लगी। फिर 1322-23 में जोना खां ने पुनः वारंगल पर अभियान किया और इसमें जोना खां सफल रहा। वारंगल को इसने दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया। अब इन्होंने क्या किया, इस वारंगल का नाम बदलकर क्या रख दिया, सुल्तानपुर। साथियों गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों की सहायता के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया और इसने भू राजस्व को 1/10 कर दिया, यानी कि घटा दिया पहले से और 1/10 कर दिया। इसकी जो नीति थी, रेवेन्यू पॉलिसी या राजस्व नीति, उसको रस्म ए मियामी के नाम से जाना जाता है। साथियों गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कुछ और फैक्ट भी जान लेते हैं। तो साथियों दिल्ली के अंदर एक सूफी संत है बहुत ही फेमस, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया को जब ये गयासुद्दीन तुगलक साउथ की तरफ से अभियान करके आ रहा था तो उनको एक संदेश भिजवाया इसने कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक आपके पास जो भी दान में दी गई भूमि है, पैसा है, उसका सबका हिसाब तैयार रखें। तो निजामुद्दीन औलिया ने एक बात कही थी, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, इसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। और उसके बाद जब निजामुद्दीन औलिया इस बात को कहते हैं तो ये सीधा दिल्ली की तरफ आ ही रहा था। दिल्ली से पहले एक जगह होती है अफ़गानपुर, तो अफ़गानपुर में इसी का पुत्र जोना खां इसके लिए एक लकड़ी का महल बनवाता है विश्राम के लिए, एक रात ठहरने के लिए। उसमें गयासुद्दीन तुगलक ठहरता है, लेकिन किसी कारणवश, वैसे बताते हैं कि हाथियों के आने की वजह से वो महल गिर जाता है और वहीं इसकी क्या हो जाती है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया इसने कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखें। निजामुद्दीन औलिया ने क्या उत्तर दिया, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, और इसका मतलब होता है दिल्ली अभी दूर है। जोना खां ने क्या किया, जब ये दिल्ली वापस आ रहा था अभियान करके, तो दिल्ली के समीप एक जगह है अफ़गानपुर, वहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। लेकिन हाथियों के आ जाने के कारण यह महल गिर गया और लकड़ी के महल में ही दबकर इस गयासुद्दीन तुगलक की या जोना खां के पिताजी की मृत्यु हो गई। ठीक है साथियों, तो गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं आगे इसका बेटा शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक साथियों ये शासन करता है 1325 से 1351 तक, करीब 26 वर्ष तक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये जान लीजिए कि ये सल्तनत काल का पूरे का सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा विद्वान शासक था। इसे कई भाषाओं अरबी, फारसी, तुर्की का ज्ञान था और दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, खगोल शास्त्र जैसे कई विषयों का भी ज्ञान था। और साथियों, ये सूफी संत जो निजामुद्दीन औलिया हैं, उनका एक प्रमुख अनुयायी था, अच्छा शिष्य था। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम है वो जोना खां था। यह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था। इसे कई भाषाओं का जैसे अरबी, फारसी, तुर्की का ज्ञान था। कई विषय जैसे दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, खगोल शास्त्र और सुलेखन आदि में भी ये अव्वल था। ठीक है साथियों, ये इसका आप पोर्ट्रेट देख सकते हैं। लेकिन इसके कुछ फैसले ऐसे थे जिसकी वजह से इसे लोग पागल या रक्त पिपासु कहते हैं। इसने बहुत ज़्यादा नए प्रयोग किए, ये नए नए काम करना चाहता था, ये बहुत ज़्यादा विवेकशील था। तो अपने दिमाग से जो भी सोचता था उसे ज़मीन पर हकीकत में करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं साथियों। इतिहासकार इसे पागल, रक्त पिपासु बताते हैं। अगर धार्मिक रूप से हम देखें तो ये सहिष्णु था। इस बात का कैसे पता चलता है? क्योंकि होली इसका पसंदीदा त्यौहार था और ये चाहता था कि साल में जो एक बार होली आती है वो एक बार नहीं 3-4 बार आनी चाहिए। और ये होली को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाता था और कई दिनों तक खेलता था। मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रयोग धर्मी शासक था, यानी कि ये नित्य नए नए प्रयोग करता था। लेकिन साथियों, प्रयोग धर्मी के साथ ये बदकिस्मत इंसान भी था। ठीक है, बदकिस्मत अब कैसे था ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो ये एक बदकिस्मत इंसान भी था, जो भी काम करता था, जो भी प्रयोग करता था, उसी में ये असफल होता था। ठीक है, इसने अपने जीवन में कई प्रयोग किए, जो देख लेते हैं हम। सबसे पहला प्रयोग था इसका गंगा यमुना के दोआब में कर वृद्धि। ये ऐसे ही एक बार अपने दरबार में बैठा हुआ था। किसी दरबारी जन ने इसे राय दी कि जो गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र है, जहाँ से आप 10% टैक्स कलेक्ट करते हो, वहाँ बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है और किसान बहुत ही वहाँ पे साधन संपन्न है, आप वहाँ टैक्स बढ़ा सकते हैं। जब इसे ये बात पता चली तो साथियों, इसने टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स को 1/10 से सीधा 1/2 यानी कि 50% कर दिया। तो टैक्स को सीधा इसने 10% से 50% बढ़ा दिया। लेकिन उसी समय क्या हुआ, उसी समय गंगा यमुना वाले क्षेत्र में अकाल पड़ गया और जब अकाल पड़ा तो जनता जो टैक्स दे रही थी उसे नहीं भर पाई और टैक्स देने में अक्षम हो गई। लेकिन इसे इस बात का पता भी नहीं था। अधिकारी इसको आके बताते थे कि साहब, गंगा यमुना के क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है, जनता टैक्स नहीं दे रही है। तो ये कहता था तुम नकारा हो, मक्कार हो, तुम टैक्स नहीं उगा पा रहे हो। कभी कभी हमें टाइटनेस भी दिखानी पड़ती है, आप मार सकते हो, पीट सकते हो, टैक्स उगाओ, ऐसे ही बोलता था ये। तो ये टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहता था, खजाने को ज़्यादा भरना चाहता था, लेकिन जनता की स्थिति को नहीं समझता था। अधिकारी हालांकि इसे आके बताते भी थे शुरुआत में, लेकिन ये पहले से पहले अधिकारियों को डांटने लग जाता था। कंडीशन ऐसी हो गई साथियों कि अधिकारी इसको कुछ भी बात बताना उचित नहीं समझते थे और वो जनता को पीट पीट के उससे टैक्स वसूलते थे। तो एक दिन हुआ ये कि एक किसान बहुत ही परेशान होके इसके दरबार में आया और इसको खरी खोटी सुनाने लग गया कि पल पल के मरने से अच्छा है हमें आप एक ही दिन में मार दो और सिंहासन से उतर के आओ, मेरे पेट में तलवार चला दो। किसान ने कहा। जब इसे इतना पता चला कि किसान इतना दुखी क्यों है, तो इसने कारण पूछा तो उसने बताया कि गंगा यमुना के क्षेत्र में पता नहीं कितना भीषण अकाल पड़ रहा है, वहाँ आपके अधिकारी जाते हैं, मारपीट करते हैं, टैक्स उगाते हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम अनाज खाएं, खाना भी खाएं, जीवित रहें या मर जाएं, क्या करें। तो ये बड़ा परेशान हुआ। इसने कहा ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं है। तब ये जाता है खुद और 10 महीने तक गंगा यमुना के क्षेत्र में घूमता है। फिर देखता है कि भाई ये तो वाकई में बहुत दिक्कत है, मेरे अधिकारी मार रहे हैं, पीट रहे हैं। फिर ये दोबारा दरबार में आता है और अधिकारियों को डांटता है। तो अधिकारी कहते हैं हम साहब तुमसे कहते थे पर आप सुनते ही नहीं थे। फिर ये तुरंत उस टैक्स वसूलने को बंद कर देता है। साथ ही किसानों के लिए एक लोन, जैसे आजकल हमारा केसीसी होता है उसकी तरह एक लोन ये उस समय शुरू कर देता है, जिसे बोलते हैं अग्रिम कृषि ऋण। तो अग्रिम कृषि ऋण ये शुरू कर देता है और उस योजना का नाम रखता है ये सोनदर। तो अग्रिम कृषि ऋण, जिसका नाम आज केसीसी है, उसका नाम ये सोनधर रखता है। तो अग्रिम कृषि ऋण देता है, लोन देता है सोनदर के नाम से। ठीक है साथियों, साथ ही जब ये 10 महीने तक उस क्षेत्र में घूम रहा था तो वहाँ कई से बंजर जमीन देखी। ये बोला कि इतने उपजाऊ क्षेत्र के बीच
ये बंजर या ऊसर ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो इसने उस खेती में सुधार के लिए, उस ज़मीन में सुधार के लिए बहुत प्रयास किए और उसके लिए स्पेशली एक विभाग बनाया जिसे बोलते हैं अमीर कोही। ठीक है, दीवाने अमीर कोही। तो दीवाने अमीर कोही इसने विभाग बनाया और ऊसर ज़मीन को सुधारने की कोशिश की। किस्मत इसकी खराब थी ही कि जैसे इसने टैक्स बढ़ाया, अकाल पड़ गया। अमीर कोई विभाग बनाया और विभाग बनाने के बाद मतलब ऊसर ज़मीन को सुधारने के कई वर्षों तक प्रयास किए, लेकिन ज़मीन में कोई बदलाव नहीं आया। फिर इसने उस सुधारने को बंद कर दिया, विभाग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ज़मीन अपने आप हरी भरी हो गई। ठीक है साथियों, तो ये इसका दूसरा प्रयोग भी फेल रहा। ठीक है, तो हमें पता चला इसका पहला वाला फेल और दूसरा भी फेल। अब देखते हैं साथियों इसका तीसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग था प्रतीकात्मक मुद्रा। इसने प्रतीकात्मक मुद्रा का उस समय चलन शुरू किया। प्रतीकात्मक मुद्रा का मतलब है, तो इसने चांदी के ओरिजिनल सिक्के की जगह एक प्रतीकात्मक सिक्का जारी किया तांबे का और बोला कि इस तांबे की कीमत है, इस तांबे के सिक्के की जो कीमत है वो चांदी के सिक्के के ही बराबर है। इसे लोग समझ नहीं पाए और इसके अधिकारी भी नहीं समझ पाए। इसके बाद क्या हुआ कि जो लोग यहाँ व्यापार करने आते थे उनको भी दिक्कत हुई और वो भी नहीं समझ पाए। वो बोलते थे कि भाई हम चांदी के बदले तांबा क्यों लेके जाएं, उसकी वैल्यू इसके बराबर कैसे हो सकती है, और ये इसको मेंटेन नहीं कर पाया। तो यहाँ भी ये क्या हुआ, तीसरे प्रयोग में भी फेल हुआ। लेकिन इसको स्लाइड पर देख लेते हैं। तो इसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा। असफलता के कारण क्या है, जनता इसके महत्व को नहीं समझ पाई, अधिकारियों द्वारा सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और बहुत सारा ये सिक्का बनाना बहुत ही, आप जो चित्र में देख रहे हैं, ये सिक्का बनाना बहुत ही इजी हो गया। तो जगह 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 जाली टकसाल खुल गए, लोग बनाने लग गए अपने घर पे। बस कॉपर की एक प्लेट लाते और एक डाई बना के उसे ठोकते रहते पूरे दिन। और ऐसी स्थिति हो गई थी कि इसके समय के इतिहासकार बताते हैं कि रात के समय जो शहर में खनक गूंजती थी बनने की, जब सिक्के बनते थे तो कोई भी बनाता था। ठीक है, तो राजस्व का भुगतान जब ये टैक्स वसूलता था तो वो भी जाली सिक्कों से किया जाने लगा, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। विदेशी व्यापारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो ये इसका तीसरा प्रयोग था जो कि बिल्कुल फेल हो गया। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रयोग देखते हैं। और इसका चौथा प्रयोग था साथियों राजधानी परिवर्तन। ये भी इसका फेल हुआ चौथा प्रयोग। लेकिन हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो राजधानी इसने परिवर्तित क्यों की। तो साथियों कई इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई मंगोल आक्रमण की वजह से इसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी। कुछ इतिहासकार जैसे इब्न बतूता और अबू बकर, दो ऐसे इतिहासकार हैं, वो कुछ और ही रीजन बताते हैं। वो ये रीजन बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे नए नए प्रैक्टिकल करता था, जिससे जनता बहुत त्रस्त और परेशान थी। तो जनता इसको गालियों के लेटर लिखती थी। जब गालियों के लेटरों की संख्या ज़्यादा होने लगी, शुरुआत में एक आया, फिर 2, 4, 6 बढ़ते गए, हज़ारों की संख्या में लेटर आते थे और पढ़ पढ़ के परेशान हो गया, बहुत इरिटेट हो गया। तो एक दिन ये अपने दरबार में गया और बोला कि भाई मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इस टाइप का कोई लेटर नहीं चाहिए, मुझे गालियों से भरे पत्र नहीं चाहिए। इसने अपने दरबार में कहा, जनता को भी संबोधित किया था और सबको बताया था, ये सूचना फैलवाई थी कि मुझे इस टाइप की हरकत नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुम सब लोगों को सजा दूंगा। लेकिन जनता नहीं रुकी। जनता को पता चला कि ये इससे चिढ़ रहा है, तो गालियों के लेटरों की संख्या और बढ़ गई। फिर इसने दूसरी बार भी रिक्वेस्ट करने के लिए दरबार लगाया और दोबारा से पहली जैसी कोशिश की कि शायद ये रुक जाए। जब ये नहीं रुका तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया। देवगिरी का नाम इसने बदल के दौलताबाद रख दिया, जिसमें जनता को बहुत परेशानी हुई। किसी भी जनता को छोड़ के और नहीं गया। कुछ जनता ये चाहती थी साहब आप चले जाओ, हमें छोड़ जाओ, लेकिन इन्हें सेना लगा दी शहर में ढूंढ ढूंढ के कि कहीं कोई रह तो नहीं गया। जनता को पैदल पैदल 700 मील दूर की यात्रा करवाई, जिसमें आधी जनता मर गई, बहुत सारी जनता मर गई, बहुत सारे लोग मारे गए, बच्चे बूढ़े सब परेशान हुए। तो ये उनको सजा दे रहा था। उसके बाद जाके वो देवगिरी पहुंचा, बोला कि यहाँ वहाँ एकदम खुला खुला था सब, बोला कि यहाँ अपने घर मकान बना लो। जनता ने 1-2 साल में जाके वहाँ शिफ्ट हो पाई, अपने घर मकान बना पाई, बहुत ही त्रस्त थी, बड़ी ही दुखी थी। उसके बाद जब वो अच्छे से वहाँ सेट हो गई तो 2-3-4-5 साल बाद बोला, ऐसे लगा कि अब तो जनता यहाँ अच्छे से सेट है। तो ये दोबारा से उस जनता को लेके आया, बोला कि भाई अब दौलताबाद से दोबारा दिल्ली चलते हैं, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। तो लोगों ने कहा जी आप जाओ, आपका मन नहीं लग रहा। तो बोला नहीं, मेरा तो आपके बिना भी मन नहीं लगेगा। तो
तो आपको भी सबको मेरे साथ चलना है। तो फिर ये जनता को दोबारा दौलताबाद से दिल्ली लेके आया और उसमें भी जनता का वही हाल हुआ जो पहले जाने में हुआ था। उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मारे गए और उसके बाद जो भी बचे वो दिल्ली पहुंच गए। तब दिल्ली में जाके इसने बताया भाई अब तो कोई लेटर नहीं लिखेगा, अगर कोई दोबारा से भी मुझे गालियों के लेटर लिखेगा तो मैं उसे पूरी इंडिया का टूर करा दूंगा राजधानी बदल बदल के। उस दिन से साथियों लेटर लिखना बिल्कुल बंद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो इसके लिए कोई लेटर लिखे। तो इसका जो राजधानी परिवर्तन वाला वो था, पहले वहाँ से देवगिरी ले गया, वहाँ भी रुका नहीं, दिल्ली आ गया, तो इस प्रयोग को भी असफल माना जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया, लेकिन यह प्रयोग भी असफल रहा। अब राजधानी परिवर्तन के कारण क्या थे? तो इब्न बतूता और अबू बकर के अनुसार तो गालियों से भरे पत्र इसको मिलते थे, जनता इसके लिए लिखती थी, इसलिए इसने जनता को दंडित किया था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने राजधानी परिवर्तन किया, जो कि अपने आप में सही कारण नहीं लगता, क्योंकि इसके पूरे समय में केवल मंगोलों का आक्रमण एक ही बार होता है। ठीक है साथियों, इस समय मंगोलों का आक्रमण इसके समय बस एक ही बार हुआ था। ये इसके समझें आप इसे, इसके समय। वास्तविकता में राजधानी का जो पूर्णतया स्थानांतरण नहीं हुआ था, ये भी बात सत्य है, क्योंकि पूर्णतया राजधानी इसकी नहीं बदली थी, क्योंकि देवगिरी के नाम से या दौलताबाद के नाम से कोई टकसाल, कोई मुद्रा, कोई रुपया इसने नहीं चलाया था, सब दिल्ली वाला ही चल रहा था। ठीक है साथियों, तो ये इसका चौथा प्रयोग था जो कि बिल्कुल फेल हुआ। अब इसके कुछ अभियानों के बारे में जान लेते हैं। इसने अभियान करने की सोची और वो भी एक प्रयोग ही थे जो फेल हुए। खुरासान अभियान। अब खुरासान अभियान को एक प्रयोग की तरह क्यों देखा जाता है जो कि फेल हुआ? एक बार जब इसे पता चला मोहम्मद बिन तुगलक को कि खुरासान के अंदर बहुत हीरे जवाहरात, मोती, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही संपन्न है खुरासान, तो इसने खुरासान पर आक्रमण करने की सोची और फिर सोचा कि यार खुरासान में अगर मैं नहीं हरा पाया, तो इसने खुरासान की जानकारी की। जानकारी के बाद इसे पता चला कि खुरासान में बहुत ही बड़ी अस्थिरता चल रही है। तो मध्य एशिया का एक राजा इसका मित्र था, ये उसके साथ मिला और बोला कि यार आक्रमण करते हैं, वहाँ से बहुत धन संपदा लूटेंगे, और ये उसके साथ फिक्स कर लेता है कि भाई वहाँ के लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए। तो ये बोलता है कुछ सेना मैं और बना लूँगा और रिक्रूट कर लूँगा और मजबूत हो जाऊँगा, और कुछ सेना तुम्हारी। मध्य एशिया का वो राजा कहता है भाई ईरान के शाह को और मिला लेते हैं। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक, ईरान का शाह और मध्य एशिया का शासक तीनों मिलकर सोचते हैं कि खुरासान पर आक्रमण करेंगे, बहुत सारी धन संपदा लूटेंगे। तो उसके लिए ये क्या करता है कि सेना का गठन करता है और सेना के लिए मुनादी करवा देता है गांव-गांव, और लोगों को बुलाता है कि जो लोग इच्छुक हैं वो आओ। तो इसके पास 3,70,000 सैनिक आते हैं साथियों, 3,70,000 लोग आते हैं और उनको ये सैनिकों में तब्दील कर देता है, सबको नौकरी दे देता है। और उसके लिए वजीर से बोलता है कि भाई ये हमारे सैनिक हैं, बड़े खुशी हैं, बड़े खुश होते हैं वो लोग कि भाई आजकल देखो भर्तियाँ कैसे होती हैं, कितना टाइम लगता है, समय तो लगता ही है, लेकिन वहाँ लोग आते हैं और सीधे सैनिक बन जाते हैं, तो बहुत ही खुश होते हैं और राजा की जय जयकार करते हैं। राजा बोलता है यार ये बड़े बढ़िया हैं, बड़े खुश हैं मुझसे, ऐसा करो इन्हें एक साल का वेतन और दे दो पहले से ही। वजीर कहता है, मंत्री कहते हैं इनके भाई तुम क्या कर रहे हो, पूरा खजाना खाली हो जाएगा। तो बोलता है खुरासान अभियान करने जा रहे हैं, इतना धन संपदा मिलेगी कि खजाने में जगह नहीं बचेगी भरने के लिए, तो पहले उसका खाली होना ज़रूरी है, उसे खाली करो। तो इसके वजीर वेतन बांट देते हैं, जनता बहुत खुश होती है, जो सैनिक हैं बहुत खुश होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है साथियों, जो मध्य एशिया का अभियान है, जहाँ खुरासान में जो अस्थिरता चल रही थी वहाँ स्थिरता आ जाती है, उससे वहाँ परिवर्तन आ जाता है और सुल्तान को ये जो खुरासान का अभियान है वो टालना पड़ता है। और जब टालना पड़ता है तो इसकी ये योजना रद्द हो जाती है, ये समझ लीजिए, या उसका ये अभियान भी असफल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ही क्या करता है, फिर करता है कराचिल का अभियान। अब कराचिल का अभियान क्या है, अब इसके पास सेना तो है, सेना को परेशान है, सेना पहले तो ये सेना से कुछ लोगों को निकालना शुरू कर देता है। ये जानता है कि अगर मैं सेना से सारे लोगों को एक साथ निकालूंगा तो विद्रोह हो जाएगा। तो ये कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 20,000 ऐसे करके निकालता है और सेना बहुत ही परेशान हो जाती है। तो फिर सेना के लिए सोचता है कि चलो इन्हें कहीं भेज दिया जाए, तो एक कराचिल का अभियान कराता है सेना से और कराचिल पे भेज देता है। और कराचिल अभियान के लिए साथियों ये समय को नहीं देखता है, ठंड के मौसम में भेज देता है। और कराचिल चूँकि घाटी पहाड़ियों वाला रास्ता होता है, जब ये पहाड़ों की तरफ पहुँचते हैं हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से में, और
जब दर्रे को पार करके ऊपर चढ़ जाते हैं, धीरे धीरे सेना चढ़ रही है, महीनों का समय लग रहा है, इतने में बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाता है। और जैसी बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो लोग वहाँ ठंड से मरने लगते हैं। कुछ लोग ठंड से मरने लगते हैं, कुछ बर्फ़ पर से फिसल के मरने लगते हैं, और सेना बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। रोज़ हज़ारों की संख्या में सैनिक मरते हैं। तो सैनिक सोचते हैं कि अब हमारा पीछे लौटना ही सही है, आगे बढ़ना सही नहीं है। तो जब पूरी सेना पीछे लौटती है तो जिस दर्रे से ये एंटर हुई थी वो दर्रा बंद हो जाता है बर्फ़ से, और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता वहाँ। फिर भी ये बर्फ़ के ऊपर से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे सारी सेना वहाँ मर जाती है। केवल 10 लोग बचते हैं जो नीचे आ पाते हैं पार करके। और 10 लोगों में से भी राजा तक पहुँचते पहुँचते कुछ लोग बीमार थे, 7 लोग और मर जाते हैं। केवल 3 लोग स्वस्थ रूप से राजा के पास पहुँचते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के पास जब 3 लोग आते हैं और अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं कराचिल की, तो बड़े खुशी होते हैं कि राजा शायद हमें पता नहीं क्या देगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक बोलता है, अच्छा, पूरी कहानी सुनने के बाद आप 3 लोग बचे हो, तो मैं तो जो भी प्रैक्टिकल करता हूँ मेरे तो 100% प्रैक्टिकल फेल होते हैं। ये वाली बात कहता है, और भाई ये वाला प्रैक्टिकल तुम 99.99% फेल क्यों करवा रहे हो, 100% क्यों नहीं। तो ये जो 3 लोग बच के आए थे ये उनको भी क्या कर देता है साथियों, ये उनको भी मार देता है। तो ऐसे करके इसका कराचिल जो अभियान है वो भी फेल हो जाता है। ठीक है, तो सुल्तान अगली जो विजय की योजना है वो कराचिल अभियान की थी, किंतु इसका भी क्या हुआ था, विनाशकारी अंत हुआ। अत्यधिक ठंड के कारण सेना समाप्त हो गई। मात्र 3 सैनिक बचे थे और उनकी भी हत्या मोहम्मद बिन तुगलक ने करा दी। तो ऐसे करके इसके कितने सारे अभियान हैं जो बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। सबसे पहला कौन सा था, मैं आपको एक बार रिमेंबर करा देता हूँ। पहला अभियान था इसका कर टैक्स को जो बढ़ाता है, ये इसका फ्लॉप हो जाता है। दूसरा था साथियों इसका कृषि विभाग वाला, और ये भी इसका ज़्यादा सफल नहीं होता है, ये भी फेल रहता है। तीसरा था प्रतीकात्मक मुद्रा वाला, ये भी फेल हो जाता है। और इसके बाद था चौथा राजधानी परिवर्तन। ठीक है, राजधानी वाला भी फेल होता है। और राजधानी के बाद था इसका खुरासान अभियान, तो खुरासान अभियान भी इसका क्या होता है, फेल हो जाता है। और इसके बाद था कराचिल, और कराचिल भी साथियों इसका फेल रहता है। तो इतने सारे अभियान इसके फेल होते हैं, इसीलिए इससे जनता बहुत परेशान थी, जनता बहुत दुखी थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, इसने अपने दरबार में एक व्यक्ति थे जिन प्रभु सूरी और राजशेखर, इनका स्वागत किया था। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के समय में जो मोहम्मद बिन तुगलक का समय था, इसी समय सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। और एक विद्रोह को दबाने के लिए 1351 में ये जाता है थट्टा सिंध में विद्रोह होता है, और उसे दबाने के लिए जाता है ये। तो रास्ते में ये बीमार पड़ जाता है और 1351 में ही सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है साथियों, अब ये थट्टा में गया है विद्रोह को दबाने के लिए, तो अगला राजा भी, अगला शासक भी थट्टा में ही बनेगा, उसका राज्याभिषेक थट्टा में ही हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का, वो हम अभी आगे देखते हैं। जब सुल्तान मर जाता है साथियों, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एक लेखक हैं बदायूनी, वो क्या लिखते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, जनता इसकी इतनी परेशान थी इससे। अब इसके समय में एक व्यक्ति आता है साथियों, मोरक्को से, इब्न बतूता, जिसने बताई है कहानी थोड़ी सी इसके बारे में, राजधानी परिवर्तन के बारे में। तो थोड़ा सा इब्न बतूता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता ये मोरक्को यानी कि अफ्रीका का निवासी था। ये लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे एक बहुत अच्छा पद दिया था, काजी का पद इसे दिया था। और एक बार इसे दूत बनाकर चीन भी भेजा था। चीन में ही जाकर साथियों इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, रेहला, और अरबी भाषा में ये लिखा था। ठीक है, तो इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का था, 1333 में भारत आया था, काजी बना था ये तुगलक के समय में, और तुगलक ने इसे दूत बनाकर चीन भी भेजा था। इसका जो यात्रा वृत्तांत है बहुत ही फेमस है, रेहला, अरबी भाषा में, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका यात्रा वृत्तांत। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत आता है कौन सा है, तो रेहला है। ठीक है साथियों, ये इब्न बतूता। अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं अगले प्रमुख शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में। साथियों, फिरोज शाह तुगलक इस तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक रहा है। साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो उसका कोई भी उत्तराधिकारी पहले से फिक्स नहीं था। ठीक है, तो उसका चचेरा भाई था ये फिरोज शाह तुगलक, जो उलेमाओं और अमीरों की मदद से शासक बना था।
ठीक है। और इसका राज्याभिषेक भी वहीं हुआ जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, यानी कि ठट्टा सिंध में। ठीक है, सिंध में ही इसका राज्याभिषेक हो गया। इसके बाद इसके समय ऐसी स्थिति हो गई फिरोज शाह तुगलक के समय कि अमीर और उलेमा बहुत ही शक्तिशाली हो गए और भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इसने हालांकि बहुत सारे सुधार भी किए थे, उनको भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा स्लाइड पर देख लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक इसने शासन किया है 1351 से 1388 तक। ठीक है साथियों, लंबा शासन किया इसने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक सिंहासन पर बैठा। इसकी माता एक राजपूत सरदार थी या राजपूत सरदार की पुत्री थी। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? तो ठट्टा सिंध में ही हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक का वैध उत्तराधिकारी नहीं था। अमीर, मलिक और उलेमाओं की सहायता से फिरोज शाह तुगलक राजा बना था, शासक बना था। और इसका जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ है साथियों। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक का पोर्ट्रेट देख सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं। अमीर और उलेमा इसके समय में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके भ्रष्टाचार के लिए इतिहासकारों ने एक एग्जाम्पल भी दिया है साथियों। इसी का एक सैनिक, जैसे सैनिक होते थे तो उनके घोड़े होते थे, तो साथियों जो घोड़े होते थे उनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता था, पास करवाना पड़ता था। तो इसका एक सैनिक बाबू के पास जाता है, जो सबसे पहला कर्मचारी था घोड़े को पास करने वाला। तो कर्मचारी इससे बोलता है कि भाई ठीक है, तेरा घोड़ा एकदम बढ़िया है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन पास करने का तो तुझे पता ही है क्या होता है, एक चांदी का सिक्का दे दे। लेकिन ये सैनिक बहुत ईमानदार होता है, तो ये चांदी का सिक्का नहीं देता है, चांदी, और ये बोलता है मैं तेरी शिकायत करूँगा। और ये वो बोलता है ठीक है, ये बैठे मेरे साहब, उसके पास चला जा। साइड में एक दूसरा अधिकारी बैठा था, उसके पास जाता है जो उससे बड़ा था। वो भी यही कंडीशन कहता है, यार अरे यार तुझे पास कराना है तो तू एक दे देना। लेकिन ये सैनिक नहीं देता है, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, 10 अधिकारियों को क्रॉस करके लास्ट में ये जो घोड़े का सबसे बड़ा अधिकारी होता है अस्तबल का, अमीर आखुर तक पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर उसे शिकायत करता है। वो बोलता है यार तू वहाँ से कोशिश करता हुआ यहाँ तक आ गया, अगर तू उसे एक सिक्का दे देता तो तेरा काम कब का हो जाता, कितने दिनों से परेशान है तू। जब इसे पता चलता है कि यार पूरा विभाग, पूरा डिपार्टमेंट ही भ्रष्ट है, अब इसका क्या हो सकता है, वो बोलता है अमीर आखुर से कि मैं तेरी शिकायत भी राजा से करूँगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब ये लास्ट में शासक के पास जाता है, फिरोज शाह तुगलक के पास, और फिरोज शाह तुगलक को पूरी ही कहानी सुनाता है। फिरोज शाह तुगलक बहुत ही बुद्धिमान था, वो इसे एक चांदी का सिक्का देता और बोलता कि ले तू इस सिक्के को ले जा और अपना घोड़ा पास करा ले। अब तो देख के दंग रह जाता है कि यार कर्मचारी, छोटे कर्मचारी से बड़े कर्मचारी तक, और उसके बाद में एटलीस्ट राजा तक, शासक तक, सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया। तब वो बताता है उसे कि भाई तेरी बात मैंने मान ली, लेकिन अब इतने लोग जब वहाँ से वहाँ तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो मैं कितनों को हटाऊंगा, बल्कि ये सारे लोग मिलकर मुझे ही हटा देंगे। इससे अच्छा है तू एक चांदी का सिक्का ले जा, अपना घोड़ा पास करा ले और हमें आगे काम बढ़ाने दे। तो साथियों भ्रष्टाचार इतना था फिरोज शाह तुगलक के समय। हालांकि इसने बहुत सारे सुधार भी किए थे, इसके सुधारों को थोड़ा सा देख लेते हैं। किसानों द्वारा अकाल के समय जो राजा से ऋण लिया था सोनधर के रूप में, जो केसीसी ली थी ना, ठीक है साथियों, उसे फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया, माफ़ कर दिया था, तथा पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि की थी। तो इसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, जो किसानों का कर्ज था उसे माफ़ कर दिया और वेतन वृद्धि कर दी पदाधिकारियों की। इसने सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को दुरुस्त किया, ये जो टैक्स लेता था, ठीक है, क्योंकि इसे पता था कि टैक्स ही हमारे राज्य के जो आय है उसका साधन है, तो इसने टैक्स की जो व्यवस्था थी उसको बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। ठीक है साथियों, इसने हिशामुद्दीन जुनैद से राज्य की वार्षिक आय की गणना करवाई, जो कितनी निकली, 6.78 करोड़ टंका। उस समय की बात है साथियों, इतनी ज़्यादा आया। साथियों भू राजस्व दर को दोबारा से घटाकर 1/5 कर दिया था। ठीक है, जो भू राजस्व दर मोहम्मद बिन तुगलक ने बढ़ाई थी ना, उसे कितना कर दिया था, 1/5 कर दिया था। ठीक है साथियों, इसके सुधारों को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। इसने अकाल के समय का जो किसानों ने पहले से पिछले राजा से जो कर्ज लिया था, ऋण लिया था,
कृषि के लिए उसे माफ़ कर दिया था, ठीक है। और इसने वेतन वृद्धि कर दी थी, इसने लगान व्यवस्था को दुरुस्त किया और आय के स्रोत की गणना करवाई इसने हिसामुद्दीन जुनैद नाम के व्यक्ति से, जो कितनी निकली 6.78 करोड़ टन का। और इसने भू राजस्व दर को कितना कर दिया, 1/5 कर दिया, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इसने कुछ सिक्के चलाए थे नए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक के सिक्के। तो साथियों फिरोज शाह तुगलक ने 3 नए सिक्के चलाए थे। एक का नाम था ससगनी। तो ससगनी क्या था, जो सिक्का चलता था ना उसका 6 गुना, ससगनी यानी 6 टाइम्स, तो ये उसका 6 गुना था। एक चलाया था अद्दा। अद्दा का मतलब है जो जीतल चलता था ना, तांबे का सिक्का, तो ये जीतल का हाफ होता था, ठीक है साथियों। एक सिक्का होता था विख, विख होता था जीतल का 1/4, ठीक है। तो ससगनी होता था 6 गुना, अद्दा होता था आधा और विख होता था 1/4। ये इसने 3 नए सिक्के चलाए थे। इसने 4 कर लागू किए थे, 4 टैक्स, और वो भी शरिया कानून के अनुसार, शरीयत के अनुसार, ठीक है साथियों। कौन कौन से थे, एक खुम्स, यानी कि अगर कोई लूट करेगा, खुम्स लूट पर भी कर देना होगा। खराज, खराज को कहते हैं भू राजस्व कर। जजिया, जजिया साथियों एक राजनीतिक कर होता है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। जकात, जकात एक कर होता है जो मुस्लिमों द्वारा दिया जाता था और ये एक दान के रूप में होता है, ठीक है साथियों। जकात में क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति पूरे वर्ष में कुछ कमाता है उसका 2.5%, 2.5% कहो या फिर आप इसे कहो 1/40वां हिस्सा ये दान करता है, इसको हम जकात कहते हैं। और जजिया ये गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर होता था। खराज भू राजस्व कर होता था। खुम्स लूट के लिए कर होता था। तो ये 4 कर इसने लगाए फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और इसने साथियों बाद में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, अभी आगे आप पढ़ेंगे। इसने नहरों का निर्माण करवाया था, यानी कि पहले, इससे पहले भी नहरों का निर्माण हुआ है, गयासुद्दीन तुगलक ने ही शुरू कर दिया था, लेकिन इसने नहरों के निर्माण को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन जो नहरों के निर्माण में रुपया लगा इसने जनता से ही वसूला। जैसे आज का रोड बनवा दिए जाते हैं ना, फिर टोल लगा दिया जाता है उस पर, उसी तरह से नहरों का निर्माण करवाया, किंतु हक ए सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया, जिसकी दर कितनी थी, 1/10%, यानी कि 10% होता था ये कर, सिंचाई कर। तो सिंचाई कर का क्या नाम था, हक ए सर्व, ठीक है साथियों। इसने एक सिंचाई कर लगाया। इसने बहुत सारे नए शहर भी बसाए थे, ये अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा करना चाहता था। इसने लगभग 300 नए शहरों की स्थापना की। इसमें से जो प्रमुख शहर हैं उनको हम देख लेते हैं। फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, ठीक है, फिरोज शाह कोटला। फिरोजाबाद, ये तो फिरोजाबाद जानते हैं आप, यूपी का एक ज़िला है। फिरोजपुर, हिसार, फतेहाबाद जो है साथियों शहर, वो इसने अपने पुत्र फतेह खान की याद में बसाया था। जौनपुर, जौनपुर इसने अपने जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना उसी की याद में, उसका बचपन का नाम था जौना खां, तो अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में बसाया था जौनपुर। और ये कब बसाया था इसने, बंगाल अभियान से वापस लौटते समय। इसने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए, जिससे राज्य की आय में अतिरिक्त वृद्धि हुई। तो इसने ये बहुत सारे काम किए, अर्बनाइजेशन करवाया, बाग लगवाए, बहुत सारे शहर बसाए, ठीक है, 4 टैक्स लगाए, खोम्स, खराज, जजिया, जकात, 3 नए सिक्के चलाए, ससगनी, अद्दा, विक। तो इसने बहुत सारे काम किए थे। सिंचाई कर भी लगाया था इसने, हके सर्व नाम का, ये साथियों आप याद रखना, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी बायोग्राफी, जिसका नाम है फुतुहात-ए-फिरोजशाही, ये इंपॉर्टेंट है। इसने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट यानी कि अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसने कुछ विभाग और भी बनाए साथियों इंपॉर्टेंट, जैसे एक चिकित्सा विभाग। और फिरोज शाह तुगलक का जो चिकित्सा विभाग है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फिरोज शाह तुगलक के चिकित्सा विभाग को किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम है दारुल सफ़ा। तो दारुल सफ़ा इसका चिकित्सकीय विभाग है। दीवान खैरात ये इसका दान के लिए विभाग है, गरीबों के लिए दान। बेरोजगार के लिए इसने दफ्तर रोजगार। साथियों इसके समय में दास बहुत ज़्यादा हो गए थे, दासों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लगभग 1,80,000 दास थे इसके समय में, 1,80,000 दास। तो इसने दासों के लिए भी एक पृथक विभाग बनवाया, उनकी देखरेख, उनकी समस्याओं के लिए, जिसका नाम है दीवान बंदगान, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दासों की संख्या सबसे अधिक थी इसके समय में।
सैनिकों के प्रति इसने उदार नीति अपनाई। इसने जो खुम्स आता था, लूट का माल जो भी होता था, उसमें परिवर्तन कर दिया। पहले वाला नियम लगा दिया इसने, सैनिकों को 80% दिया जाने लगा और राज्य के द्वारा केवल 20% हिस्सा ही लिया जाता था। उम्र बढ़ने के साथ फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसे रिपीट कर लेते। फिरोज शाह तुगलक की जो बायोग्राफी आत्मकथा, उसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। इसने ट्रांसलेशन विभाग बनवाया, इसने चिकित्सा विभाग बनवाया जिसका नाम है दारुल सफ़ा, इसने दान के लिए एक विभाग बनवाया जिसका नाम है दीवान खैरात, इसने बेरोजगार के लिए दफ्तर रोजगार विभाग बनाया, दासों के लिए दीवान बंदगान विभाग बनाया और इसके समय में दासों की संख्या सबसे अधिक थी, 1,80,000 के लगभग। ठीक है, इसने साथियों सैनिकों के प्रति उदार नीति अपनाई और जो खुम्स आता था ना, लूट का माल, उसमें सैनिकों का हिस्सा 80% कर दिया और राज्य का हिस्सा 20%। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी मृत्यु कब हो गई? तो इसकी मृत्यु साथियों 1388 ईस्वी में हो गई। ये आपने फिरोज शाह तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट सारे फैक्टों को जान लिया है। अब हम इसकी धार्मिक नीति की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तो फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति, इसकी धार्मिक नीति कैसी थी? इसकी माँ हिंदू थी, लेकिन इसी के लोग, मुस्लिम लोग ये शक न कर रहे हैं कि तू हिंदुओं का ज़्यादा फेवर करता है, तो ऐसी स्थिति कर दी कि इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर थोप दिया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था ये फिरोज शाह तुगलक। बंगाल अभियान से लौटते समय इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वा दिया था, आक्रांताओं की तरह। ठीक है, इसने ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में, उसको भी तोड़वाया था। ज्वाला देवी के मंदिर से इसे संस्कृत की कुछ पांडुलिपियां प्राप्त हुई, इसने उसका क्या करवाया था? फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है साथियों, एक व्यक्ति था जियाउद्दीन बर्नी, उसकी पुस्तक है तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी, और इससे हमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है साथियों, तो फिरोज शाह तुगलक की माँ हिंदू थी, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। बंगाल अभियान से लौटते समय इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया, इसने ज्वाला देवी के मंदिर को भी तोड़ दिया था। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी, और इससे हमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है साथियों, अब हम फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। जो फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी हैं, तुगलक वंश के अंतिम उत्तराधिकारी, वो बहुत ही अयोग्य थे, कोई भी उनमें अच्छा उत्तराधिकारी नहीं था। इसके बाद इस वंश का पतन ही होता चला जाता है। ठीक है साथियों, तो फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों को देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों में कौन कौन प्रमुख था? तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह, ये प्रमुख थे। और इसका जो अंतिम शासक रहा है वो नासिरुद्दीन महमूद शाह रहा है। ठीक है साथियों, नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय इसका जो सल्तनत था दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। इसके समय 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया था। और ये ऐसा था नासिरुद्दीन महमूद शाह कि जब तैमूर आक्रमण कर रहा था तो ये दिल्ली छोड़कर भाग गया था। तैमूर भारतीय कारीगरों को अपने साथ समरकंद ले गया था। ठीक है साथियों, ये समरकंद से आया था और जो इसे अच्छे कुशल कारीगर लगे थे उनको ये अपने साथ ही कहाँ ले गया था? समरकंद ले गया था। तो ये इसके उत्तराधिकारियों के बारे में थोड़ा सा इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या हुआ था? उत्तराधिकारी अयोग्य थे। कौन कौन थे? तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। अंतिम कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। और ये कैसा था? ये ज़्यादा भला आदमी नहीं था, योग्य नहीं था। इसके समय में जो सल्तनत थी वो दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था और दिल्ली को लूट लिया उसने पूरा। और उस समय जो नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली छोड़कर ही भाग गया था। तैमूर भारतीय कारीगरों को अपने साथ समरकंद में ले गया था। तो साथियों, ये हमने तुगलक वंश के प्रमुख शासकों को देख लिया, उसकी धार्मिक आर्थिक नीति को देख लिया, उसके प्रमुख अभियानों को देख लिया, और हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे तुगलक वंश को क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।